नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में गुजरात दंगों को लेकर जो हिस्ट्री दिखाई गई है उसने न सिर्फ केंद्र सरकार नाराज है बल्कि ब्रिटेन में भी विरोध है। लेकिन जिक्र प्रधानमंत्री मोदी का है तो विरोधी हंगामा करने वाले गैंग मुद्दे को कैसे छोड़ सकते हैं। दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक तमाम यूनिवर्सिटी में बवाल हो रहा है। अब जरा सोचिए, देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने जब गुजरात दंगों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट दे दिया तो फिर क्यों डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। और डॉक्यूमेंट्री बनाई भी गई तो उसमें गुजरात की तत्कालीन सरकार को सवालों में क्यों रखा गया। क्या ये सब एक प्रोपेगेंडा के तहत हो रहा है? क्या कोई साजिश रची जा रही है? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो सियासत में चल रहा है जरा वो बयान सुनिए। से लोगों की जबान बंद कर देना चाहती है। जुडिशरी को लेकर कहिए, जो चल रहा है खेल आपके सामने है। मीडिया पे क्या दबाव है आपके सामने है। अभी आप जो डॉक्यूमेंट्री की रोकने की बात कर रहे हैं, ये क्या है? ये डर है, ये लोकतंत्र की हत्या है। लोगों को फैसला करने दीजिए। धन्यवाद। Culture of debate and discussion, because we have been like making sure that culture of debate and discussion in the campus happens, and it has been a struggle showing our past 20 years we have been struggling like engaging in such a kind of campus discussion, because we have been like making sure that this culture of debate and discussion in the campus happens, and it has been a struggle for the past 20 years. We have been struggling for such a kind of campus. The Congress Party in Kerala, the Kerala Pradesh Congress Committee has decided to conduct statewide public screening of this BBC documentary, because we believe that government has no right legitimately and constitutionally to suppress the freedom of speech and freedom of expression. There are people who are really, because all their estimates about India, all their guesswork has gone wrong. They thought that India will break into pieces. They thought that with so much diversity in India, India cannot maintain its unity. दिल्ली में अंबेडकर यूनिवर्सिटी के छात्र डॉक्यूमेंट्री को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए एक बार। हंगामा बहुत देर से यहाँ पर हो रहा है। स्टूडेंट्स ने यहाँ पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की कोशिश की थी, तुरंत बिजली काट दी गई। बाद में लैपटॉप पर इन्होंने दिखाने की कोशिश की, लैपटॉप छीना गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं इसी यूनिवर्सिटी के। सबसे पहले आप मुझे शुरू से बताइए कि आज आप लोग यहाँ पर आए, क्या करने वाले थे, क्या हुआ? तो आज एयूडी में 1 बजे स्क्रीनिंग मोदी क्वेश्चन का स्क्रीनिंग था और एक प्रोटेस्ट भी था। उसके साथ साथ जो जामिया में जो स्टूडेंट्स के साथ उनको डिटेन कर लिया गया, जिस तरह का पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉय कर दी गई थी, और जैसे JNUSU का कॉल था द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का, और उधर कैंपस के अंदर किस तरह से ABVP के लोगों ने उन पर स्टोन पेल्टिंग किया। तो आप लोगों ने पूरा प्रोजेक्टर और स्क्रीन की यहाँ पर व्यवस्था की थी, तो आप लोगों ने मूवी दिखाई क्या? तो AUD का एक परमिशन पॉलिसी है जो एकदम डेमोक्रेटिक नहीं है, और AUD का स्टूडेंट बॉडी, तमाम संगठन, इनफैक्ट आइसा के साथ साथ हम लोग लगातार उस परमिशन पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हैं, जो ये कहता है कि आप प्रोटेस्ट के लिए परमिशन मांगिए, आप स्क्रीनिंग के लिए परमिशन मांगिए। स्क्रीनिंग के लिए मुझे एक बात बताइए, क्योंकि मुझे ये तो पता चल गया कि यहाँ पर बिजली भी काट दी गई, जिससे कि आप लोग स्क्रीनिंग नहीं कर पाए। फिर आप लोग लैपटॉप लेकर के आए, लैपटॉप भी छीन लिया गया। फिर आप लोगों ने QR कोड भी दिखा दिया कि आप इससे डाउनलोड कीजिए। लेकिन मेरा एक सवाल कि इतना हंगामा क्यों, जब इस डॉक्यूमेंट्री को भारत में मना किया गया है, फिर इतना जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी के दिन लागू हुआ था। कल ही 26 जनवरी था। उसमें आर्टिकल 19 है जो हमें राइट देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। और फिर एक यूनिवर्सिटी कैंपस है, अगर यहाँ पे हमारा डिसेंट का, डिबेट का, डिस्कशन का स्पेस नहीं रहेगा और एक पूरा नैरेटिव क्रिएट कर दिया जाए कि क्यों करना है, क्यों कर रहा है, तो मतलब आप देख रहे होंगे कि इस सवाल में कितना आयरनी है कि क्यों करना है। ये हमको नहीं लगता ये ज़बरदस्ती का हम स्क्रीनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक बनता है कि हम हमारे एक पब्लिक यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, जो एक डेमोक्रेटिक स्पेस है, उधर हम अपने मतलब स्टूडेंट्स को कॉल देके हम एक डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन करें, जो कि मतलब बैन करा जा रहा है, लेकिन
बैन क्यों करा जा रही है, ये पहला मुद्दा होना चाहिए। ये देश के खिलाफ कोई एक डॉक्यूमेंट्री तो नहीं है, ये एक जो प्राइम मिनिस्टर है उनके एक्शंस के ऊपर, उनके एक्शंस को क्रिटिसाइज करके एक डॉक्यूमेंट्री है, तो क्या वो क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते? ग्राउंड से आपने रिपोर्ट देखी। इन तमाम तस्वीरों में समझिए देश भर में विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर किस तरीके से माहौल गर्म है। पहली तस्वीर जेएनयू दिल्ली से, दूसरी हैदराबाद से, तीसरी अलीगढ़ से, चौथी कोलकाता से, पांचवी मद्रास यूनिवर्सिटी से। 6 तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर देश में डॉक्यूमेंट्री को लेकर फजीयत कैसे हो रही है, और 2 फाड़ भी है इसमें। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मोदी क्वेश्चन, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैंड और पुलिस फोर्स इतनी लगानी पड़ रही है क्योंकि छात्र कई ऐसे हैं, कई गुट ऐसा है जो इसकी स्क्रीनिंग करा रहे हैं। पार्टीज भी कह रही है इसकी स्क्रीनिंग कराओ। केरल में कांग्रेस ने कहा है कि हम स्क्रीनिंग कराना चाहते हैं। जामिया में एक बड़ा गुट है जो स्क्रीनिंग कराना चाहता है। हैदराबाद में एक बड़ा तबका है जो कह रहा है हम स्क्रीनिंग करवाएंगे। देश का सवाल क्या है? गुजरात पर सुप्रीम कोर्ट से जब क्लीन चिट मिल गई, फिर यह सवाल क्यों है? क्या बीबीसी हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करना चाहता है? क्या चाहता है बीबीसी? डॉक्यूमेंट्री का मकसद क्या है? मोदी की छवि बिगाड़ना, सीधी सीधी बात है। इंटरनेशनल साजिश वाली डॉक्यूमेंट्री के पीछे कौन खड़ा है? जब स्क्रीनिंग पर पाबंदी तो कैंपस में कोहराम क्यों है? जब स्क्रीनिंग पर ही पाबंदी है तो लोग क्यों दिखाना चाहते हैं? क्या डॉक्यूमेंट्री के बहाने हंगामा जीवियों को एक मुद्दा मिल गया है? खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ होगा। हमारे साथ पवन सिन्हा सर, हिंदू धर्मगुरु, गोविंद डागी, छात्र नेता एबीवीपी, जेएनयू, सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, अभिषेक नंदन, अध्यक्ष हैदराबाद, और अनिल एंथनी, जिन्होंने पार्टी लाइन से थोड़ा सा आगे बढ़कर बोला है। मैं एक बार पीसीआर से कहूंगा, एक बार अनिल एंथनी को स्क्रीन पर रखिएगा। पीसीआर, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? पीसीआर, आपको अगर मेरी आवाज मिल रही है तो एक बार अनिल एंथनी को स्क्रीन पर रखिए। ठीक है, बहुत स्वागत है अनिल एंथनी जी आपका इंडिया न्यूज पर। माई स्ट्रेट एंड फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, व्हाट मेड यू राइट दैट ट्वीट दैट कम इन डिफेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, बीजेपी, और सेज दैट यस, टू बैन बीबीसी's documentary is right and Congress is on a wrong path just due to its own politics? Mr. Anthony. Thank you, first of all, for inviting to the show. And yes, indeed, 2 days back I did make a tweet, which unfortunately have created a lot of controversy, which was never my intention. In that tweet, I actually had raised couple of concerns I had that I believe are concerns that every Indian citizen should actually have. First of all, let me again clarify, I never said ban, or I was never for any ban. I'm a democratic, I don't believe in bans of anything. Right. But I did say that I have concerns from where this particular documentary is coming from. Okay. Because this particular documentary is coming from, first of all, I said it is coming from BBC. Okay. A lot of people here are saying that since it is the BBC, it is the end word of everything. But for a long time, I was having a lot of thoughts about this channel. And those thoughts were that this is not a channel that actually has India's best interest in mind. Right. Couple of years back, there was this incident which has happened many times in the past also, where a map of India was shown in the same media outlet where half Kashmir was not there. So this is the same outlet which is now coming with a documentary to India, where one of the brains behind the documentary, one of the most important voices in the documentary is a person, Mr. Jack Straw, who used to be the British Foreign Secretary in 2004, who is the brain behind the Iraq war. So when a dubious outlet like this, which once actually showed half of Kashmir, which is an integral part of India, in their map, it was missing. And then they bring a project into this country, which
somebody like Mr. Jack Straw is a part of, then obviously every single Indian citizen who has national interest in mind or who Agreed. has Agreed. should now, actually be now, concerned. Mr. Anthony, I'm coming to the next point. Now, BJP says this is just to mollify the image of the Prime Minister Narendra Modi. Second, when Supreme Court has given its verdict, why is BBC bypassing the Supreme Court's verdict and making a documentary just to pinpoint Mr. Modi? So here, this is exactly what I said. Like, first of all, let's say there are concerns I have concerns about the origin of this documentary, which is why what I mentioned in the tweet. Like, I am very concerned about where it is coming from. And two, I was also concerned about certain trends that are happening in this country, because the moment this documentary came here, suddenly a lot of people are very excited. I can understand why they are excited, but suddenly they are running around with this documentary, thinking, almost trying to give an impression in our public that this is the end word of everything. But everybody needs to understand, every Indian citizen should again understand that we are a sovereign country. We are a sovereign country with our own institutions. And end of the day, we shouldn't create any scenario in this country which gives an impression that anybody from outside the country, any Yes. foreign institution, any foreign Yes. media And, outlet, any foreign... Anil, I'm just coming in between. What I have learned, and people have documented proof that yes, even in 2014, BBC got a documentary on late Prime Minister Indira Gandhi ji. Then Congress has approached the current government and said that this documentary should not be released, and it was banned. As a part, BJP says that yes, when you wanted Indira Gandhi's documentary to be banned, now why do you want Prime Minister's documentary which amalgamates images and go back to the Gujarat rights first? Second, your own party. You come from the Congress family, Mr. A.K. Antony, as a veteran Congress leader and ex-minister, head of the disciplinary in charge of the Congress party. The Kerala unit of the Congress party has said that yes, they want to screen that documentary in Kerala. Two parts of the question. So finally, these are some of these situations that led to my resignation from my formal post in the party, because I finally reached a conclusion that there is too much hypocrisy going on around, and it is very untenable for somebody like me who has our national interest in mind to actually work in this organization. Because let's say I won't even go to 2014. Here we have all our top leaders who are talking about the message of unity and love, and the moment I said something which I'm very sure 99% of this country will actually agree with, and I'm very sure is nothing against the Congress party's core values in any manner, but yet since somebody didn't like it, for 2 days I was subjected to so much hurtful abuses and hatred and hate speech, and here somebody is talking about love. So similarly, there are so many of these hypocrisies, and finally many of our current working, a lot of our thought process, etc. That's the part. That's the part. Thank you so much, Mr. Anil Anthony, coming on India News and sharing your views. Mr. Anil Anthony, son of Mr. A.K. Antony, was sharing his views, and he parts his views from the Congress party. Congress party is pushing for a screening of the documentary, but Anil Anthony says that yes, there is no question of showing this film. Thank you so much, Mr. Antony, for joining India News. हम एक बार फिर से वापस चलते हैं. हमारे साथ पवन सिन्हा सर जुड़ रहे हैं, गोविंद डांगी जेएनयू एबीवीपी स्टूडेंट हमारे साथ होंगे, साथ ही साथ सैयद जवाद पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ होंगे, और अभिषेक नंदन एसएफआई हैदराबाद प्रेसिडेंट हमारे साथ होंगे. सबसे पहले पवन सर आपके पास आएंगे. पवन सर, ये एक लेवल ऊपर का मामला है. मैं क्योंकि शुरुआत में अनिल एंथनी साहब हमारे साथ थे, ए.के. एंटनी जी के सपुत्र हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया और कहा साहब नहीं, ये गलत है. एंथनी साहब कांग्रेस के चेहरे हैं और कांग्रेस और एंथनी जी में कोई फर्क नहीं है, अगर कोई कहे तो. इतने सालों से वेटरन्स है. मुझे लगता है गांधी परिवार से भी सीनियर अगर कोई नेता है इस समय कांग्रेस पार्टी में तो ए.के. एंटनी ही साहब है. उन्हीं के सपुत्र हमारे साथ थे जिन्होंने ट्वीट कहा और बाकायदा कहा कि जो लोग इसके पीछे हैं, जो कश्मीर को अलग दिखाते हैं, वो लोग डॉक्यूमेंट्री बनाकर प्रधानमंत्री पर सवाल उठाएं, ये गलत है. पार्टी से उन्होंने किनारा कर दिया और पार्टी ने बहुत आलोचना भी करी. पहला. दूसरा, कांग्रेस पार्टी के कुछ स्टेट इकाईज हैं जिन्होंने कहा नहीं साहब हम तो स्क्रीनिंग चाहते हैं.
तो क्यों चाहते हैं? क्या इससे अब कोई फायदा मिलेगा विपक्ष को कि इस डॉक्यूमेंट्री को दिखा के कुछ फायदा मिलेगा? यहां मुद्दा प्रधानमंत्री जी का है। प्रधानमंत्री जी एक पार्टी के प्रधानमंत्री जी नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री जी हैं। और ये राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न हो जाता है। कानूनी जो आदरणीय गणेश जी ने कहा, मैं उससे सहमत भी हूं, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय जगत में जब कोई भी डॉक्यूमेंट्री जाती है और उस पर चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं ये भारत की खराब इमेज देता है उस व्यक्ति के बारे में जो आज देश का प्रधानमंत्री है। और जब हमने एक निर्णय ले लिया कि ये डॉक्यूमेंट्री हम नहीं दिखाएंगे, ये एक इंटरनेशनल मसला बन जाएगा और उससे भारत की अस्मिता को, भारत की साख को, भारत के बाजार तक को फर्क पड़ सकता है, तो ये डिसीजन हो गया। हम सब लोगों को इस डिसीजन को मानना चाहिए और देश की खातिर, देश की विदेशों में इमेज की वजह से हमारे प्रधानमंत्री पर बनी हुई ये डॉक्यूमेंट्री, जिसकी आज कोई रेलेवेंस नहीं है, दिखानी बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है सैयद जवाद, इतना बवाल क्यों है? चाहे वो जेएनयू हो, हैदराबाद के कॉलेजेस हो, क्यों इतने लोग सड़कों पर हैं? कह रहे हैं साहब स्क्रीनिंग कराइए। सुप्रीम कोर्ट ने जब क्लीन चिट दे दी तो अब क्या बीबीसी से भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि क्या है, क्या सही और क्या गलत देश में? देश के अंदर रहते हैं और हमारा देश का संविधान हमको ये अधिकार देता है कि हम क्या खाएं, क्या पहनें, क्या देखें, क्या रहें, सारी चीजों के अधिकार हमारा संविधान हमको देखता है। मतलब अधिकार ऐसा दे दीजिए कि जिस चीज में प्रधानमंत्री की बुराई हो, जवाद भाई ऐसा अधिकार ले लीजिए कि जिस चीज में प्रधानमंत्री की बुराई हो बस उसी को पकड़ लीजिए, कहिए साहब अधिकार है मेरा। नहीं, तो क्या प्रधानमंत्री जी देश हो गए? यहाँ पर देश के ऊपर तो किसी ने कोई सवाल नहीं खड़ा करा, लेकिन मैं देश के तो प्रधानमंत्री हैं, जितने आपके अपने देश के प्रधानमंत्री पर एक देश के प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं, एक एडिटोरियल लिख दे या एक डॉक्यूमेंट्री लिख दे, देश नहीं। तो पहले तो देश की बात हो, देश के प्रधानमंत्री की बात होगी, पहले बीबीसी की बात होगी। नहीं सुनिए, तो क्या पहली बार किसी प्रधानमंत्री जी की आलोचना हो रही है? क्या यूएस के प्रेसिडेंट की आलोचना नहीं होती? क्या आप बताइए लंदन के जो वो है ऋषि सुनक साहब, उनकी आलोचना नहीं होती? जहां जहां लोकतंत्र है वहां वहां जो है प्रधानमंत्री जी की हो गई, चाहे आप देखिए सत्ता पक्ष के लोगों की आलोचना होती है। तो ये जो बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो सवाल ही नहीं खड़ी कर रही। एक डॉक्यूमेंट्री है और इससे पहले बीबीसी ने तमाम डॉक्यूमेंट्री बनाई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब विपक्ष में थे, जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब तो वो बीबीसी की बड़ी तारीफें करते थे। आज क्या हो गया? किस चीज का सरकार को डर है? क्यों डरी हुई है? आप जब कहते हैं कि हम सबसे मजबूत लोकतंत्र हैं और सबसे बड़ी पार्टी है, आलोचना होनी चाहिए, तो आज आलोचनाओं से घबराहट किस बात की है? किस बात का डर है? ठीक है, मेरे साथ दो सहयोगी मेरे ग्राउंड से जुड़े हैं। जवाब एक मिनट, गोविंद टांगी की बात चल रही है, जेएनयू एबीपी स्टूडेंट हमारे साथ है। गोविंद, सैयद जवाद अपनी बात कह रहे हो, कह रहे हैं साहब किस चीज का डर? आलोचना से क्यों डरना? यूनिवर्सिटी व जेएनयू पहले से ही विश्वविद्यालयों पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। एक ऐसी विचारधारा हावी रही है जो देश की विवाद से समस्या नहीं है, विरोध से समस्या है देश की संप्रभुता और अखंडता से जब समझौता नहीं है। आज तो लिंक बैन करी गई। 1970 में इंदिरा गांधी ने बीबीसी के ऑफिस में ताले डलवा दी थी, स्टाफ को मार मार के भगवाया था। आप की दिल्ली पुलिस थी। बीबीसी के कब प्रश्न नहीं, मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ बीबीसी का। 1965 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध में गुजरात के कुछ टूटे घरों का फोटो दिखा के बोला कि पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला किया और इंडिया के आर्मी ठिकानों को बर्बाद कर दिया। बिहार के 1965 के अकाल को ज्यादा बड़ा बताया और 1943 के अकाल को बंगाल को छुपा दिया गया। क्यों? क्योंकि उनके पापा विंस्टन चर्चिल के फैलाया हुआ अकाल था। 5 अगस्त को 370 कश्मीर से हटाई गई। 5 दिन बाद 10 अगस्त को बीबीसी ने कहा कि बहुत प्रोटेस्ट हुआ है और आर्मी ने जनता पे गोलियां चला दी हैं। आज तक 3 साल हो गए उस घटना को, आज तक ना प्रोटेस्ट हुआ, आज तक ना प्रोटेस्ट मिला, ना वो बंदूक से चली हुई गोली। ठीक है, किसके खिलाफ माहौल बना रहे हैं आप? किसको जताने के प्रयास कर रहे हैं? और वो भी तब जब 26 जनवरी पर एक अंतर्राष्ट्रीय नेता, इजिप्ट के राष्ट्रपति जब देश में थे, उसी समय क्यों आपको करना था? आपको याद होगा सर, 2 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में थे तब दिल्ली दंगे की साजिश रची गई। पूरे देश में दंगे करवाए गए, दिल्ली में राजधानी में दंगे करवाए गए। जवाब साहब, देश को बदनाम करके, देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करके क्या मिलेगा? राजनीति तो घर की राजनीति है, विरोध करिए। बाहर वाले के विरोध में विरोध का स्वर मिलाएंगे तो कहां तक जायज होगा?
रह गया या नहीं रह गया, सवाल तो ये भी खड़ा होना चाहिए। अच्छा, आपने बैन किस चीज पे लगाए हैं? आप 84 के दंगों का तो खूब जिक्र करते हैं, कांग्रेस के ऊपर खूब आप जो है प्रहार करते हैं। कब से कितनी पुरानी वक्त की बात हो गई, चीजें हैं, ठीक है, आप करिए प्रहार, आपका हक होता है। लेकिन जब आपको 2002 के गुजरात के दंगों की याद दिलाई जाती है तो आप बेचैन किस बात का हो जाते हैं? चलिए छोड़िए, क्या आप जकिया जाकरी की आंखों में आंखें डाल करके कह जाएंगे कि उसके साथ इंसाफ हुआ? क्या आप जो है बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट हैं उनकी आंखों में आंखें डाल करके कह पाएंगे तुम ठीक सही तरीके से जो है आजाद घूम रहे हो? अरे कौन उनके समर्थन में खड़ा होता है? आज बिल्किस के पास जाकर को कहीं कह पाएगा उसके साथ इंसाफ हुआ? क्या यह सच नहीं है इस देश का? तो क्या 2002 के अंदर दंगे हुए या नहीं हुए, सवाल तो यह भी पूछा जाएगा ना। या आप कह देंगे नहीं हुए? वो तो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री की तो बात ही नहीं है यहां पर, वो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर की बात थी। अब ये तो तय करना है कि उस वक्त के चीफ मिनिस्टर आज के प्रधानमंत्री में तो डिफरेंस है या नहीं है, ये तो बात देखना है। उसके बाद ही तो वो जो है जाकर के देश के प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, रोक लो जवाब। दो रिपोर्टर्स हैं हमारे साथ, महेंद्र माही जामिया से लाइव है और रौनिक दत्ता कोलकाता से लाइव है। सबसे पहले महेंद्र माही जामिया के पास चलते हैं। महेंद्र, इस वक्त माहौल क्या है जामिया का? मैंने सुना बहुत फोर्स वहां पर डिप्लॉय करी गई है और बहुत आमने सामने बहुत कन्फ्रंटेशन हो रहा है यूपी और लेफ्ट के बीच में। महेंद्र आ रहा हूं, जवाब में 1 मिनट आ रहा हूं। महेंद्र बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हम स्टूडियो में ग्राउंड रिपोर्टर पे हैं, मगर सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है, उन छात्रों से पूछिए जो यहाँ दूसरे राज्यों से क्लास लेने आया। जब हमने उनसे बात की तो उनकी आंखों में एक उदासी थी। उन्होंने कहा कि अगर हम दूसरे राज्यों से जामिया में इसलिए आए ताकि हम अच्छे से पढ़ाई कर सके, यहाँ राजनीति हो। मगर हमने जब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से दो बच्चे आए तो उन्होंने कहा था कि हमारे माँ बाप हमसे रोज फोन करके ये पूछते हैं कि आखिर बेटा वहाँ संभल के रहना। आ रहा हूं महेंद्र आपके पास, एक बार सीधे चलते हैं रौनिक के पास, कोलकाता चलेंगे। रौनिक, क्या स्क्रीनिंग हुई वहां फिल्म की? अब तक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हुई अब तक? रौनिक आ रहा हूं, जवाब में आ रहा हूं। रौनिक एक बार अनम्यूट करिएगा। देखिए प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में अभी एसएफआई की तरफ से स्क्रीनिंग जारी है। एसएफआई की तरफ से जो कहा जा रहा है कि कॉलेज कर्तृपक्ष की तरफ से परमिशन नहीं दिया गया था, जिसका मांग एसएफआई की तरफ से किया जा रहा था उसका परमिशन नहीं दिया गया था। उसके बावजूद भी कॉमन रूम में एसएफआई की तरफ से ये स्क्रीनिंग जारी कर दिया गया है, मगर अभी तक इधर का सिचुएशन कंट्रोल में है। बाहर का जो आदमी है उनको रोका जा रहा है गेट में। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के अंदर के जो स्टूडेंट्स है वो लोग ये स्क्रीनिंग में ठीक है, जवाब में आप कुछ कह रहे थे, आऊंगा आपके पास। एक बार पवन सर के पास चलेंगे। पवन सर, ये एक अलग तरीके का नैरेटिव है। लोग और इतिहास इस बात का गवाह है कि 14 में जब इंदिरा गांधी जी पर डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने बनाई थी, कांग्रेस ने सरकार की तरफ अप्रोच किया था और उस समय की तत्कालीन सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार ने उस डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगा दी थी। आज जब पीएम के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बन रही, तब कांग्रेस पार्टी इतना एग्रेसिवली उसको क्यों पुश कर रही? देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन की जहां तक बात आती है, सबसे पहले राइट टू इंफॉर्मेशन, आपको इमरजेंसी का समय अच्छे से याद है, बहुत सारी किताबें उसके पास है, कुलदीप नैयर जी की एक बहुत अच्छी बुक उसके ऊपर है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन तब की बात क्यों नहीं हो रही है जब और बहुत सारे मसले थे, उस पर डॉक्यूमेंट्रीज बन सकती थी, उनकी बात फिर क्यों नहीं हो रही है? तो देखिए, इस तरीके से तो ये एक पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा और हम कहीं सोल्यूशन में नहीं पहुंचेंगे। जस्टिस जे.एस. वर्मा की एक कमेटी बनी थी, जस्टिस जे.एस. वर्मा की कमेटी ने ग्रीन चिट दी, उसके बाद माननीय अदालत ने ग्रीन चिट दी। अब उस गड़े मुर्दे को इस वक्त उठाना, तो ये तो और इसको एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी ही दिखा रही है, ये जनरल चीजें नहीं हो रही है। ये कभी मैंने तो नहीं सुना, मैं भी यूनिवर्सिटीज में गया हूं, पढ़ा हूं, कई लेक्चर्स भी दिए हैं, तो मैंने ये नहीं कि इस तरीके से स्क्रीनिंग होती है डॉक्यूमेंट्री की, तो और एक पर्टिकुलर बॉडी, एक पर्टिकुलर सोच की बॉडी, इससे देश का माहौल खराब हो रहा है। ठीक है, पवन सर, 1 मिनट रोक रहा हूं आपको। हमारे साथ एसएफआई हैदराबाद के प्रेसिडेंट अभिषेक नंदन जुड़ रहे हैं। अभिषेक, दो चीजें हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है, भारत सरकार बैन लगा चुकी है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर, तो उसके बाद हंगामा किस बात का? कई साहब सरकार को नहीं मानते, हम तो डॉक्यूमेंट्री और बीबीसी को मानेंगे। अभिषेक नंदन, सबसे पहले तो मैं हैदराबाद एसएफआई का प्रेसिडेंट नहीं हूँ, हैदराबाद स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। माफ करिएगा, मुझे गलत जानकारी। और दूसरी बात ये कि कहाँ है ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर?
सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है? सरकार बार बार ये बोल रही है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने के चांस हैं। उसका कानूनी आधार क्या है? क्या ये पहली बार गुजरात 2002 पे कोई मूवी आई है? क्या इससे पहले कोई सामग्री नहीं आई है? लोगों ने नहीं लिखा है? तमाम लोग लिख रहे हैं। सरकार एक जानबूझकर माहौल तैयार करवा रही है अपने फ्रिंज एलिमेंट से, खास करके आरएसएस से जुड़े हुए जो उनके मास ऑर्गेनाइजेशन है, और तनाव का माहौल बना रही है ताकि लोग ना देखें। नहीं, मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करिएगा नंदन साहब। सरकार क्यों ये माहौल बनाएगी? सरकार को इससे क्या फायदा होगा? पहली बात। दूसरी बात, जब बैन हो गई है तो कैंपसेस में स्क्रीनिंग को लेकर और यूनिवर्सिटीज में स्क्रीनिंग को लेकर बवाल क्यों दिखवाना चाहते हैं? बैन कहाँ हुई है? वही तो हम जानना चाह रहे हैं। बैन कहाँ हुई है? कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इस मूवी को देखना है जो गैर कानूनी है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में गुजरात दंगों पर बता रहा है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर, अगर कोर्ट की बात, हम तो कानून से चलेंगे, हम तो संविधान को मानते हैं, कानून से चलने वाले लोग हैं। सरकार बैकड्रॉप से बैक से किसी प्राइवेट फर्म को, जो सोशल मीडिया के फर्म है, उनको मेल करके बोल रही है आप लिंक हटा दो। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहाँ है? हाई कोर्ट का ऑर्डर कहाँ है कि ये जो मूवी है? एक मिनट रोकूंगा। मोहम्मद अफसर लाइव जुड़े हैं जेएनयू से हमारे साथ, सीधे उनके पास चलते हैं। मोहम्मद अफसर, क्या हंगामा है पीछे? रजत, इस वक्त मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पे खड़ा हूं और आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हंगामा शुरू हो गया। पहले हम आपको पीछे दिखाते हैं कि अभी इसी आर्ट्स फैकल्टी के ठीक बाहर यहां पर अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जमा हो गए थे। उन्होंने कोशिश की अंदर जाने की, नारे लगाने शुरू कर दिए और कल से ही उन्होंने अनाउंस किया होता। ये देखिए सामने स्टूडेंट्स को पकड़ करके ले जाया जा रहा है। ये वो स्टूडेंट्स हैं और ये देखिए नारे भी लगा रहे हैं और ये प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है इनका। और अब तक कम से कम 15 से 20 छात्रों को यहाँ से हिरासत में ले लिया गया है। ये सभी वो छात्र हैं जो स्क्रीनिंग के लिए यहाँ पर आए थे। ये सभी इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करना चाह रहे थे। यहाँ पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगा करके यहाँ पर लोग स्क्रीन करना चाह रहे थे। तो जैसे ही स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्हें हिरासत में ले लिया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि लैपटॉप पर वो दिखा लें, लेकिन यहाँ पर पुलिस कोई भी रिस्क नहीं ले रही है। पुलिस तुरंत छात्रों को हिरासत में ले रही है और गाड़ियों से भर भर कर ले जा रही है। जैसा हमने कराना चाहते हैं अफसर, कौन सा गुट है जो स्क्रीनिंग कराना चाहता है? पहला, क्या अब तक स्क्रीनिंग हो पाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री की? नहीं, अभी तक नहीं हो पाई है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ग्रुप है वो भी लेफ्ट का ही ग्रुप है और ये लोग भी स्क्रीनिंग कराना चाह रहे थे। दोपहर 1 बजे अंबेडकर यूनिवर्सिटी पर हमने हंगामा देखा था और शाम में 5 बजे से दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये हंगामा हो रहा है। ये सभी लोग इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग कराना चाहते हैं। ठीक है, आऊंगा अफसर आपके पास, रहिए, आप नजर बनाइए। जैसे ही कोई हलचल होगी तुरंत आपके पास वापस आऊंगा। एक बार गोविंद डांगी जी के पास। गोविंद डांगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है? ये गुट कौन सा है जो अशांति वहां फैला रहा है और स्क्रीनिंग चाहता है? गोविंद डांगी। हमारी यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही ग्रुप है, एक ही जो लेफ्ट माइंडसेट से, जो वामपंथी प्रेरित विचारधारा से लोग हैं, सिर्फ वही रायता फैलाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। आप 2020 में जाइए, जब पूरे दिल्ली में, उत्तरी दिल्ली में दंगे हुए थे, तब भी शुरुआत विश्वविद्यालयों से ही हुई थी, जामिया से हुई थी, जेएनयू से हुई थी, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में एग्जाम रोकने का प्रयास किया गया था, फिर वहां विवाद बढ़ा और उसके बाद उस विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैले। अब ये फिर एक संयोग नहीं है, एक प्रयोग है। आपको पूरे देश में अगर कहीं कोई विषय पर विवाद क्रिएट करना है तो आप सीधा किसी विश्वविद्यालय में एंटर कर जाइए, शिक्षण संस्थानों में, क्योंकि यूथ पढ़ता है, देश की क्रीम इन विश्वविद्यालयों में पढ़ती है। इनके दिमाग में आप जहर बोएंगे, पूरे देश में आप आराम से किसी भी विषय को लेकर जा सकते हैं। वही जेएनयू में हो रहा है, वही दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और ये चीज आगे और बढ़ेगी। इसको सख्ती से निपटाना चाहिए। गुजरात दंगों की जहां तक बात आती है, पहला केस बना था जिसके लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर चार की स्क्रीनिंग जो है वो की जाए, फिलहाल उनको बाहर किया गया है। किस तरीके से यहाँ पर बाहर करने की कोशिश। ठीक है, एक बार स्क्रीन पे पवन सर को रखिए। पवन सर, ये तस्वीरें क्या बयां करती हैं? ये देश का नौजवान है और यही भविष्य है, लेकिन एक स्क्रीनिंग के चलते इतना हंगामा चल रहा है। मैं एक बार कहूंगा पीसीआर से, एक बार वो लाइव विजुअल्स की एक विंडो रखिएगा और पवन सर आपकी कमेंट्स इस पर।
जी, मैं चूंकि पिछले लगभग 22 सालों से बच्चों के साथ हूं और उनको पढ़ाता हूं, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी मेंटालिटी को करीब से मैंने देखा है, समझा, और सभी आइडियोलॉजीज की मैं रिस्पेक्ट करता हूं और सभी आइडियोलॉजीज के बच्चों को मैंने देखा है। देखिए, ये बच्चे अब धीरे धीरे आउटसाइड पॉलिटिकल पार्टी से गवर्न होने लगे हैं और इसीलिए जो अभी हमारे साथ वो बोल रहे थे कि ये संयोग नहीं प्रयोग है, वो बात कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक है, लॉजिकल बात है, क्योंकि जिसको जो भी कुछ करवाना होता है वो यूनिवर्सिटी कैंपस में चला जाता है, क्योंकि कैंपस के अंदर डायरेक्ट पुलिस का इंट्रूजन नहीं हो सकता। वीसी की या कॉलेज प्रिंसिपल की उसके लिए हिदायतें चाहिए होती हैं, इसलिए वो वहां जाते हैं। वहां से वहां उनको ये भी पता है कि लफड़ा होगा, उनको ये भी पता है बच्चे कानून नहीं जानते, उन्हें ये भी पता है कि मीडिया यहां से कैप्चर करेगा और देश में बात तुरंत चली जाएगी, जैसा अभी हो भी गया है। तो इसलिए ये लोग कॉलेज कैंपस में इंट्रूजन करते हैं, जबकि कॉलेज कैंपस में इसकी कोई जरूरत है नहीं। दूसरी चीज, मैं बच्चों से ये भी कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि कानून को समझें और अगर किसी चीज पर उन्हें आपत्ति है तो वो सीधे कोई पंगा न ले, वो अपने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करें। लेकिन ये आउटसाइड पावर जो आपने पवन सर जिक्र किया, एक बार अभिषेक नंदन के पास है। जवाब भाई आ रहा हूं आपके पास। अभिषेक, पवन सर भी बहुत जमाने से बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। पवन सर कह रहे हैं कि साहब, ये आउटसाइड पावर जो है वो पॉलिटिक्स की शुरुआत, डिवाइड की शुरुआत यूनिवर्सिटी कैंपस से ही शुरू करती है। नहीं, ये तो हमेशा से रहा है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने लिखने वाले लोग रहते हैं, समझने वाले लोग रहते हैं, तार्किक लोग रहते हैं, जो देश के विभिन्न हिस्सों से आते हैं। और जब यहाँ पे डिबेट डिस्कशन नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा? और यहाँ पे अगर कोई बुक पढ़ने पर, किसी मूवी को देखने से सरकार को इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो फिर सरकार समझे कि उसकी धरातल कितनी कमजोर है, कि कमजोर बुनियाद पे सरकार बनी हुई है। एक डॉक्यूमेंट्री के देख लेने से सरकार जो है मना कर रही है और अघोषित रूप से मना कर रही है। कोई भी कोर्ट का ऑर्डर नहीं है कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो इलीगल है भारत में। ठीक है, एक बार हाँ गोविंद दागी जी रिप्लाई दे रही है, फिर जवाब भाई के पास जाना है। दागी साहब, जब वामपंथी देश और लोकतंत्र की बात करते हैं तो बड़ा हंसी आता है। आप एक जगह बताइए जहां वामपंथ का शासन हो और जहां लोकतंत्र हो, कभी नहीं मिलेगा। रशिया में नहीं है, चाइना में नहीं है, क्यूबा में नहीं है, वियतनाम में, जहां जहां वामपंथ है वहां लोकतंत्र नहीं। एक चीज, और दूसरी चीज, यानी हम भारत की बात कर रहे हैं भाई। भारत में लोकतंत्र को जो है, भारत में लोकतंत्र, आप हमको लोकतंत्र मत सिखाइए ना। समस्या ये है कि जब बंगाल में आपका 35 साल का शासन था, बंगाल में जब 35 साल आप राज किए, बंगाल वन ऑफ द बेस्ट स्टेट, जब आपका शासन खत्म हुआ तब बंगाल बर्बाद हो चुका था। वही हालात केरला में हो रहा है। आप यही, और आप अगर लोकतंत्र की बात करते हैं, आप डॉक्यूमेंट्री की बात, आप वहां दिखाइए कितना, वहां कितना समस्या है। आप वहां नहीं दिखाएंगे ना, क्योंकि आपको पता है कि आपका वहां नहीं चलता है। जहां जहां वामपंथ है वहां किसी मीडिया की आजादी सिर्फ वहां है जहां लोकतंत्र है, और लोकतंत्र वहां है जहां वामपंथ नहीं है। सीधा नहीं, मेरा एक ही सवाल है कि ये लोग बोल रहे हैं, अगर वामपंथ, मुझे एक जगह बताइए जहां पे किसी पे हमला कर दिया हो मूवी देखने के लिए। ये वामपंथ का काम है? कभी नहीं, कहीं भी कोई समाचार, एक न्यूज दिखा दीजिए मुझे। आप सब, और ये अखिल भारतीय विद्यार्थी, सर मैं आपको बताना चाहूँ, गुजरात का जब केस हुआ था 2002 में, गुजरात का केस जब हुआ था, इकलौता केस बना था गुजरात का, जो घटना घटी थी गुजरात के अंदर। और जब हाईकोर्ट का केस चला था तो केस चला था हाईकोर्ट का महाराष्ट्र में। आप गुजरात हाईकोर्ट का केस महाराष्ट्र ले गए, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी, वहां आप कुछ नहीं कर पाए। आप सुप्रीम कोर्ट ले गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी बरी कर दिया, जनता ने भी स्वीकार किया, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, इसके बाद भी जब विषय नहीं बना। ठीक है, अब एक बार जवाब भाई, जब सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत गए और गुजरात के चुनाव की लड़ाई भी हर बार जीते और बंपर वोट से जीते, तो अब भी डॉक्यूमेंट्री की जरूरत क्यों है? और जहां जहां विरोध हो रहा है वहां वहां अल्लाह अकबर के हम देख रहे हैं नारे लग रहे हैं, तो फिर लोग कह रहे हैं साहब वही टुकड़े टुकड़े गैंग आ गया, जो एक डॉक्यूमेंट्री, वो भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल उठाए हुआ है। जवाब भाई। रजत भाई, देखिए, मैं आज थोड़ी सी शायद जो है कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम भी हो रही है, मैं बाहर भी हूँ, चाह रहा था थोड़ा वक्त मुझे दे दीजिएगा, माजरत के साथ आपसे थोड़ा सा वक्त ज्यादा लेना चाह रहा था। देखिए क्या क्या है, जब सरकार के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, चाहे आप देख लीजिए भूखमरी के मामले में वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे आ गया, तो ये झुटला देते हैं कि नहीं इंटरनेशनल साजिश है, भारत को बदनाम करने की साजिश है। जब प्रेस फ्रीडम की बात होती है, भारत कौन से स्थान पर है? अरे रुक जाइए, अरे इनको रोकिए रजत भाई, मैं स्टूडियो में नहीं हूं, मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दीजिए,
ठीक है, जब प्रेस फ्रीडम की बात आती है, भारत को कौन सी अंक पे जो है पायदान मिलता है, तब ये कहा जाता है कि भाई साहब इंटरनेशनल लेवल पे साजिश हो रही है। कुपोषण के मामले में भारत से जब सवाल होता है 2014 के बाद से भारत कहां पे आ गया, अर्थव्यवस्था के ऊपर सवाल होता है कि भाई साहब देखिए किस तरीके से जो है जीडीपी देश की किधर जा रही है, उस पर कोई जवाब नहीं कि इंटरनेशनल साजिश है और वो बाहर के लोग जो है झूठ बोल रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया जो है वो बदनाम करना चाहता। अब माननीय प्राइम मिनिस्टर जी से सवाल करना देश से सवाल करना नहीं है, वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, देश नहीं है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जब सरकार गिरती है, मैं फिर कह रहा हूं सरकार गिरती है, चीन के मुद्दे पे जब सरकार से सवाल करा जाता है तो ये साहब भाग जाते हैं। 2 करोड़ रोजगार का बात कर लो इनसे, उनको बताओ कि आज तक सबसे ज्यादा भारत के अंदर बेरोजगारी है, 45 साल के रिकॉर्ड। जवाब में 1 मिनट रुकूंगा, एक बार वापस चलते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अफसर के पास। अफसर, लाइव अपडेट्स। दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का छात्र हो रही थी, हम उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं, हम उन्हें देखने के लिए जो गए थे। क्या है, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे हम देख रहे हैं, पहले आपको गेट की तरफ दिखाते हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 4 है, आर्ट फैकल्टी का, और इसी जगह पर कॉल दिया गया था कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की जाएगी। पूरे इंतजाम के साथ पहले स्टूडेंट्स पहुंचे, उन सभी स्टूडेंट्स को हिरासत में ले लिया गया। उसके बाद स्टूडेंट्स ने साइड की दीवारों से अंदर जाने की कोशिश की, उन सभी को हिरासत में लिया गया। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ से। और इसी तरह से जैसे भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पहले जेएनयू में, फिर जामिया में और फिर अंबेडकर यूनिवर्सिटी में हंगामा देखने को मिला, तो वैसे उसी तरह से आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों का जमावड़ा शुरू हो रहा था। तो जैसे ही छात्र यहाँ पे आ रहे हैं, पुलिस और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत इन सभी छात्रों को अपने गिरफ्त में लेकर के, अपने हिरासत में लेकर के यहाँ से थाने की तरफ ले जा रही है। कोई भी चूक नहीं करना चाहती पुलिस, लेकिन स्टूडेंट धीरे धीरे टुकड़ियों में आते जा रहे हैं। कभी दीवारों से फांद कर अंदर जाने की कोशिश करते हैं, कभी मेन गेट से। तो यहाँ पर जमावड़ा अभी भी बना हुआ है और बार बार कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि कैसे भी वो डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करें, भले स्क्रीन पर नहीं तो अपने लैपटॉप पर ही सही। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू और पुलिस के थ्रू बार बार उन्हें रोका जा रहा है। ठीक है, आता हूं अफसर भाई आपके पास। एक बार जवाद भाई आपके पास। जवाद भाई, क्योंकि आप एक बार जाना पड़ा ग्राउंड पर, जवाद भाई कंप्लीट करिए। आप सिर्फ विरोध करना है, इसलिए छोटी सी चीज मिल जाए तो विरोध करना शुरू कर देंगे? नहीं ना रजत भाई, आप सरकार का तजुर्बा देखिए, सरकार का पास देखिए किस तरीका है। किसान आंदोलन जब ये 3 कृषि कानून बिल लेकर के आते हैं, साहब देश हित में बहुत जरूरी है, देश हित में बहुत जरूरी है, देश हित में बहुत जरूरी। पूरा मंत्रिमंडल, माननीय प्रधानमंत्री साहब भी जो है इस चीज को कहते हैं। लेकिन 650 किसान जब प्रोटेस्ट के अंदर अपने जान गंवा बैठे, मेरी नजर में वो शहीद हैं। जब 650 किसान शहीद हो गए तो उन किसानों को इन्होंने खालिस्तानी और एजेंडा चलाने वाला और ताता पता नहीं क्या क्या कहा। उसके बाद इन्होंने देश हित में कृषि कानून बिल वापस ले लिए 650 किसानों की जान जाने के बाद। तो क्या इसमें डॉक्यूमेंट्री नहीं बनेगी? बनेगी, और सरकार को फेस करना होगा कि कैसे 650 किसान जो हैं दिन रात सर्दी के अंदर, गर्मी के अंदर, बरसात के अंदर सड़कों पर बैठे रहे, अपने हक की मांग करते रहे, और 650 किसानों की शहादत हो गई। उसका जवाब दे कौन है? कौन देगा? नोटबंदी के अंदर लोग लाइन में लग करके बन गए, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री नहीं बनेगी। क्या हुआ उससे? जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन से क्या हुआ? सवाल नहीं पूछा जाएगा। मास्टर स्ट्रोक देश बर्बादी की कगार पे चला जा रहा है, लेकिन भाई साहब के मास्टर स्ट्रोक ही नहीं खत्म हो रहे। जैसे कोई एक्सपोज करता है फौरन बदनाम करा जा रहा है, देश को बदनाम कर रहा है। सरकार से सवाल हो रहा है साहब, देश के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा। जैसे इनसे बात कर लो चाइना के मुद्दे पे, ये देखो देश के ऊपर सवाल दे। 62 की जंग के ऊपर सवाल कर लो तो नेहरू जी जिम्मेदार थे। ठीक है, अजीब साहब है। तो क्या उस वक्त की सरकार लड़ रही थी चाइना से? एक बार पवन सर, आप सेना लड़ रही थी। आज अगर ये सवाल क्या ये मॉरल राइट है? पवन सर, जो जवाब भाई बात कह रहे हैं, वो कह रहे साहब सरकार से अगर कोई सवाल नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा? और कहा साहब अगर कुछ गलत है उसको दिखाया जा रहा है, लिखा जा रहा है, डॉक्यूमेंट्री बन रही है, तो क्या उतना अधिकार भी नहीं रह गया? जवाद भाई का सवाल। देखिए, जवाद भाई की ये बात तो एकदम सही है कि सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र की बुनियाद सवाल पूछने पर टिकी होती है, केवल वोट देने पर नहीं टिकी होती है। तो यहां मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं, सवाल पूछे जाने चाहिए और सरकार को उसका जवाब देना चाहिए, सरकार कोई भी हो। दूसरी बात आती है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री की। एक केस उखड़ा खुला, बहुत जबरदस्त चला, जिसने भारत में एक भारत के समाज में द्वेष पैदा कर दिया। अब ये अचानक जो है
मतलब टाइमली बंद हुआ, माननीय अदालत का इस पे निर्देश आया, एक वर्डिक्ट आता है, ये बंद हो जाता है। अब उसके इतने साल बाद, उसके करीब 10-11 साल बाद फिर उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है और उसमें ये जिद कि ये डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर फिल्म होनी चाहिए। ये गलत है। अगर इस पर शोर मचाएंगे तो ये ठीक नहीं होगा। दूसरी चीज देखिए, देश को रिप्रेजेंट जो करता है वो हर व्यक्ति, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे एम्बेसडर हो, देश को जो रिप्रेजेंट करता है जो व्यक्ति, वो देश है, वो देश है, ये समझना पड़ेगा। देश का लीडर अगर डिस्क्रेडिटेड किया जाएगा जबरदस्ती तो फिर देश पर भी संकट आएगा। हाँ, बाकी चीजें हैं वो कंसीडर करनी चाहिए। तो जवाब भाई कह रहे हैं वो ठीक है, वो बिल्कुल कंसीडर करनी चाहिए, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री जो पिंडोरा बॉक्स बंद हो चुका है, इसे दोबारा खोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये खुलेगा तो फिर बहुत सारी और चीजें खुल जाएंगी। हम बिल्कुल गलत दिशा में सेट कर लिया है। सरकार से सवाल करने का मतलब होता है कि आप देशद्रोही हैं। सरकार से अगर आप सवाल करते हैं तो सरकार ने अपना एक रवैया बना लिया है, जो भी सरकार से पॉइंटेड सवाल करता है उसको देशद्रोही, अर्बन नक्सल। एक बार वापस अभिषेक के पास चलना है। अभिषेक नंदन, स्टूडेंट फेडरेशन के प्रेसिडेंट। आ रहा जवाब भाई। अभिषेक, क्या एक सिनेरियो है अपोजिशन का, स्टूडेंट विंग्स में लेफ्ट का, कि पीएम के खिलाफ अगर कुछ भी मिल जाए 1% भी तो उसको बड़ा कर दीजिए। क्या ये माइंडसेट है? क्या कोई ऐसी चीजें नहीं है जहां आप कहेंगे नहीं साहब इस मुद्दे पर हम प्राइम मिनिस्टर का सपोर्ट करते हैं? क्या इस मसले पर अगर स्टूडेंट विंग बाहर आता और कहता कि साहब हम डॉक्यूमेंट्री नहीं देखेंगे, हिंदुस्तान की किसी कंपनी ने, प्रेस्टिजियस कंपनी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई होती, आप उसका सपोर्ट करते तो शायद वो ज्यादा जायज होता। कोई बाहरी आदमी उस डॉक्यूमेंट्री को बनाए और आप भी के प्रधानमंत्री पर क्वेश्चन मार्क लगाए, क्या ये जायज है? अभिषेक, आपकी राय। नहीं, हम ना कंपनी की बात यहाँ पे कर रहे हैं और ना तो उस डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे हैं। 2002 का जो सच है, क्या वो बंद हो गया? अभी हमारे कल बोल रहे थे वो बंद हो गया। क्या वहां के दंगाइयों को बिना सबूत के और बिना किसी साक्ष्य के अभाव में बरी नहीं किया जा रहा है? प्रत्येक दिन हम अखबारों के माध्यम से ये सुनते हैं। फिर वहां की जो राज्य सरकार है, अगर आज भी वहां के एक तरफ के लोग लगातार छूट रहे हैं और दूसरी तरफ के लोग अपना इंसाफ मांगने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और उस पर अगर कोई किताब लिख रहा है, कोई निबंध लिख रहा है, इस तरह की हरकत दोबारा न हो, दोबारा कोई राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियों से इस जिम्मेदारियों को इस स्तर तक ना गिरा ले कि 2 से 3 हजार लोगों का कत्लेआम हो जाए राज्य में। क्या इस पे बात करना, इस पे अगर कोई डॉक्यूमेंट्री बन रही है, जो बात आप कह रहे हैं, जो शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं, आप देखिए ये यही का सुप्रीम कोर्ट है ना साहब। अब आप कहिए नहीं साहब सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानता, तब तो ये डिबेट करना ही बेकार हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों पर जो वर्डिक्ट दिया है, क्या वो वर्डिक्ट आपके पास है? ना हो तो एक बार गूगल निकाल कर पढ़ लीजिए। उस वर्डिक्ट पर अगर कोई सवाल उठा रहा है तो वो कितना जायज है? वर्डिक्ट है ही नहीं। मेरा सवाल है कि राज्य सरकार ने, आपको पता होगा कि कई लोग बरी हुए हैं, अभी कुछ दिन पहले लोग बरी हुए हैं, उस डॉक्यूमेंट्री में दिख गया कि लोग बरी हुए हैं। क्यों बरी हुए हैं? कोर्ट से इसलिए बरी हुए हैं क्योंकि वहां की जो राज्य सरकार है वो साक्ष्यों को पेश नहीं कर पाई कोर्ट में। ठीक है, गोविंद डांगी एक बार रिप्लाई। बोला गया कि हाई कोर्ट ने बरी कर दिया गुजरात। एक बार फिर बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। दुनिया में ऐसा कोई इत्र नहीं है जो वामपंथ के चरित्र को पवित्र कर दे। मैं बहुत खुल के बोल रहा हूँ। और आके आपको दंगा की बात करना, रिंकू के दिल से पूछ के आइए, जब उसकी पीठ में 2 फीट लंबा छुरा गाड़ा गया था तो उसको कैसा लगा था। आपको दंगों की बात करना तो श्रद्धा के परिवार से पूछ के आइए, जब नॉर्थ दिल्ली में दंगे हुए तो उसके परिवार ने क्या गुजरी है। आपको दंगों की बात करना है तो लावण्या के घर वालों से पूछ के आइए, जब उसके कपड़े सरेआम खींचे गए थे मोहल्ले में। आपको दंगों की बात करना है, 2014 तक तो आपकी सरकार थी, क्यों मोदी जी खुले घूम रहे थे? करना था कर लेते। सुप्रीम कोर्ट तो आपका था, सेंटर में आप थे, महाराष्ट्र में केस चला था, गुजरात का केस महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में चल रहा था, महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी, जो करना चाहते कर लेते। जवाब भाई, भारत का जो मीटिंग है वो बहुसंख्यकवाद का मीटिंग नहीं है, आरएसएस जवाब भाई वाइंड अप करना है, बीजेपी का नैरेटिव नहीं है, बात को समझिए। जवाब भाई, समस्या ये है ना, आपको समस्या ये है कि अब आपके इनसे जब वोट बैंक खिसकता चला जा रहा है, अब जो आपको पता है कि 1 साल बचा हुआ चुनाव में, अब आपका ये क्रिकेट की तरह रंग बदलना, अब विश्वविद्यालय में माहौल खड़ा करना, अब देश की राजधानी में बवाल पैदा करना, अब थोड़ी देर बाद आप बसें और गाड़ियां जलते देखेंगे। अब जामिया में शुरू हो चुका है। मैं एक बात चाहता हूं, हमारे जवाब भाई अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है मेरी, अब आ रही, बोलिए।
जी देखिए 2001 से लेकर के 2006 तक जैक स्ट्रॉस जो थे फॉरेन सेक्रेटरी रहे थे और उनके पास एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के अंदर जैक स्ट्रॉ ने भी कुछ स्टेटमेंट दिया है बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर। या तो ये तय हो जाए जैक स्ट्रॉ साहब भी झूठ बोल रहे थे, हम मान लेते हैं एक वक्त के लिए, चलिए आपके कहने के लिए अगर ये मान भी लिया जाए तो वो रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाना चाहिए था। उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? अगर गुजरात राइट्स को लेकर के आई थी, ठीक है, और उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी पवन सर, डॉक्यूमेंट्री कितनी वाजिब है कि डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की जाए? बैन के बाद भी स्क्रीनिंग क्यों है बवाल? पवन सर, देखिए पहली चीज, देश में जब बवाल हो रहा है तो माननीय अदालतों का या जो एडमिनिस्ट्रेशन का एक प्रिमोनिशन था कि कहीं से एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज ना हो जाए, वो तो ठीक हो ही गया। तो जब ऐसा बवाल हो रहा है तो ये तय है कि इस डॉक्यूमेंट्री को अब फिल्म नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी चीज ये है 9 साल तक लगातार इस मुद्दे पर जद्दोजहद चली और उसके बाद माननीय अदालत, ह्यूमन राइट कमीशन और ये सब लोगों ने इसमें क्लीन चिट दी, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बनते हैं। तो क्लीन चिट जब मिल गई है तो अब उसको उठाने की क्या जरूरत है? और तीसरी चीज, बीबीसी की बहुत सारी चीजें अपने आप में डाउटफुल है। उन्होंने जिस तरीके से न्यूज एजेंसी जब माननीय प्रधानमंत्री इसीलिए कोई तारीफ करनी है इस डॉक्यूमेंट्री को फिल्म नहीं करना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि आप प्रश्न पूछिए प्रधानमंत्री जी से, जो जवाब साहब कहते हैं लोकतंत्र में ये हमको राइट मिलता है, वो ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री इस वक्त दिखाना ये ठीक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। वक्त की थोड़ी कमी है, जवाब मैं आपको रोक रहा हूं। आज के लिए इतना ही, कोशिश यही थी कि समझे कि ये जो डॉक्यूमेंट्री पर विवाद है ये क्यों है। लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार अरेस्ट किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स क्योंकि स्क्रीनिंग पर अड़े। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कुछ नहीं है गुजरात के अंदर, तो आज देश के ही नौजवान बीबीसी, जो कि देश की कंपनी नहीं है, उस पर विश्वास क्यों करें? देश का सवाल में आज के लिए इतना ही।